नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का सब्जेक्ट चल रहा है, जहां पर फिलहाल अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संविधान सभा और प्रमुख समितियों के बारे में। और इसके आगे भी अगर प्रश्नों की संख्या कम होती है या फिर लेक्चर की लेंथ छोटी होती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करें इसके पहले यहाँ पर कुछ समितियाँ और कुछ जो है उनके अध्यक्षों के नाम दिए हुए हैं, इनको जान लीजिए। समितियां और अध्यक्ष किस प्रकार की थी पता है ना आप लोगों को? ये तो देखिए, संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कार्यों को किया था और इन समितियों के लिए अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। जैसे मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनाई गई थी, तो संघ के लिए एक अलग समिति बनाई गई थी, तो राज्य संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अन्य समिति बनाई गई थी। इसी प्रकार से विभिन्न समितियां जो है वह बनाई गई थी और इनके अलग अलग अध्यक्ष थे। हमारी परीक्षा में भी सेम चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तरफ समितियां दे दी जाती हैं और दूसरी तरफ इनके अध्यक्षों के नाम पूछ लिए जाते हैं या इनमें शामिल सदस्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में यह पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, एक नज़र प्रश्नों की तरफ चलने से पहले इस लिस्ट पर डालते हुए चलते हैं। देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सलाहकार समिति के अंतर्गत दो उप समितियाँ थी। एक थी मूल अधिकार उप समिति, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी कर रहे थे, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी अध्यक्षता हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। यह कुछ बातें थी। प्रारूप समिति के बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो यहाँ जानते चलिए कि देखिए, प्रारूप समिति की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इसमें भीमराव अंबेडकर यानी अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे और यदि अध्यक्ष को हटा दे तो कुल 6 सदस्य थे, ठीक है। प्रश्न दोनों तरीके से पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा कि भीमराव अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। यदि अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को हटा दिया जाए तो कुल 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के। हटाने का संदर्भ उनको हटाने का नहीं है, भीमराव की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तब आपको सदस्यों की संख्या 6 डालनी है। और यदि पूछ लिया जाए सिंपल कि प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, तो यह आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए या 7 को, ठीक है। तो जो अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति के, उनके नाम हैं N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी जो कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र जो कि संविधान सभा के सलाहकार भी थे या संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, और DP खेतान, जिसमें से बाद में BL मित्र के स्थान पर N माधवराव को शामिल कर लिया गया था। और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाने के पश्चात इनकी जगह या इनका स्थान ले लिया था TT कृष्णामाचारी ने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट गलत बता दी, BL मित्र जो है यह संवैधानिक सलाहकार नहीं थे, BN राव थे, बेनगल नरसिंह राव थे संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। कभी कभी बोलते बोलते थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। फिलहाल आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न के बारे में। थोड़ा सा धुंधला आया है यह पेज, तो फिर एडजस्ट कर लीजिएगा। एक काम किया करिए, आप लोग थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो हल्की सी बढ़ा लिया करिए, आपको चीज़ें थोड़ी सही और स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। फिलहाल इस पेज के आगे के पेज जो है वह सही है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? A BR अम्बेडकर, B JB कृपलानी, C जवाहरलाल नेहरू या D अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अभी पहले ही हमने इस लिस्ट को चेकआउट किया है। यहाँ पर यहाँ पर पुनः वही लिस्ट फिर से दे दी गई है। रिवीजन करने के पर्पज़ से हम देख सकते हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वहीं मूल अधिकारों पर या मौलिक अधिकारों पर बनाई गई उप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे आचार्य JB कृपलानी। तो अल्पसंख्यकों हेतु उप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे HC मुखर्जी। ठीक है, गला पता नहीं क्यों बज रहा था इतना। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? A BR अम्बेडकर, B पंडित जवाहरलाल नेहरू, C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या D सरदार पटेल। तो अभी अभी हमने देखा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल जी कर रहे थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 6। ठीक, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देख ले हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? A डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या D C राजगोपालाचारी। चलिए आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर A इसका सही है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? A पंडित नेहरू, B सरदार पटेल, C BN राव या D भीमराव अंबेडकर। अभी चीज़ें आसान लग रही हैं तो आप लोग ध्यान हो सकता है न दे रहे हो। एग्ज़ाम टाइम में यही चीज़ें हमको ज़रा सी पॉइंट पे कंफ्यूज करती हैं, तो उस पर फोकस बनाए रखिए अभी से, ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B। आप सभी ने देखा कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार पटेल थे। तो वहीं मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे कौन थे बताइए? HC मुखर्जी। और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? JB कृपलानी, है ना? नहीं, उल्टा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों हेतु जो उप समिति के अध्यक्ष थे वह थे आचार्य, बताइए कौन? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यकों हेतु जो उप समिति के अध्यक्ष थे वह थे HC मुखर्जी। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखिए वरना कंफ्यूज कर जाएंगे। नेक्स्ट, सरदार पटेल, इसी का एक्सप्लेनेशन है। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य का कहने का मतलब है कि भीमराव अंबेडकर को छोड़कर। तो कितने अन्य सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 6। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर समेत 7। तो फिलहाल यहाँ जो ऑप्शन है वह है B सही। ठीक है, देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जिनके नाम हैं N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, जिसमें जो कि एक मात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति के, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान, जिसमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव को रख लिया गया था और DP खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण इनका स्थान TT कृष्णामाचारी ने ले लिया था। नेक्स्ट और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? A N गोपालास्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा सरदार पटेल। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है A 1 2 4, B 1 और 4, C 1 और 3, D
2, 3 और 4। आसान प्रश्न है। कई बार आपको बताया गया है कि जो B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई थी उसके सदस्य थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान, जिसमें आगे चल कर के B.L. मित्र का स्थान N. माधवराव ने ले लिया था और D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी जगह T.T. कृष्णामाचारी को इस समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया था। नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ए. मोहम्मद सादुल्ला, बी. K.M. मुंशी, सी. A.K. अय्यर या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की पांडुलेखन समिति या फिर प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वे थे मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और N. गोपाला स्वामी अयंगर और B.L. मित्र, D.P. खेतान। जो नहीं था वह था जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, था नहीं, थे। इज्जत सम्मान बनी रहनी चाहिए सभी की। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए. 13 दिसंबर 1946, बी. 22 जनवरी 1947, सी. 3 जून 1947 या डी. 29 अगस्त 1947। तो संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। ठीक है, देखिए, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित कर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य शामिल थे, जिनके नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ। N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान, जिसमें से B.L. मित्र के स्थान पर या B.L. मित्र का स्थान ले लिया था N. माधवराव ने। और चूँकि 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पर T.T. कृष्णामाचारी को बतौर सदस्य संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा किया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। ठीक है, भूलना नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. J.B. कृपलानी या डी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए, भारतीय इतिहास में 2 प्रकार की झंडा समितियों का गठन किया गया था, या कुल मिलाकर के 2 झंडा समितियों का गठन किया गया था, जिसमें पहली झंडा समिति थी का गठन 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे और इसमें 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जिनके नाम हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, D.B. केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीता रमैया। वहीं एक अन्य तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा के द्वारा, डेट याद रखना है, 23 जून 1947 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसमें शामिल अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी. राजगोपालाचारी, K.M. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी के साथ यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वह संविधान के स्रोतों से संबंधित चैप्टर है। तो जान लेते हैं, चूँकि हमारे संविधान को गृहीत संविधान का आरोप लगाया जाता है हमारे संविधान पे, और वास्तविकता है कि हमने बहुत सी जगहों पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बहुत सी जगहों से लिया है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप फूल चढ़ाने के या फूल भगवान को चढ़ाने के शौकीन हैं, तो क्या करेंगे, कहीं से गुलाब ले लेंगे, गुलाब के पेड़ से गुलाब ले लेंगे, गेंदे के पेड़ से गेंदा ले लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि गुलाब के पेड़ से फूल के साथ साथ कांटे भी ले लिए, पत्ते भी ले लिए, सब ले लिए, नहीं ना। जो अच्छा रहा वहाँ का वो उठा लिया।
जो खराब रहा उसे एज इट इज़ छोड़ दिया। तो ये काम हमने भी किया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने अपनी परंपराओं से भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट की, और या फिर जिन चीज़ों को अडॉप्ट किया उनको अपने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप परिवर्तित भी किया था, ठीक है। तो इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप हमारे भारतीय संविधान पर लगता रहता है, तो उसको अवॉइड करते हैं। यह मेंस के डिस्कशन का विषय है। फिलहाल प्रीलिम्स से और फोकस करते हैं और चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, या डी यूएसए के संविधान से। तो हमारे भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है यह ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, उद्देशिका का विचार जो है यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। जबकि उद्देशिका की जो भाषा है ना, या जो लैंग्वेज है हमारे उद्देशिका की, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, ठीक है। उद्देशिका का विचार तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, लेकिन इसकी भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, या डी धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है हमारे देश का संविधान, क्योंकि इन्हीं से एक सेकंड थोड़ा क्योंकि इन्हीं से सुन लीजिए, क्योंकि इन्हीं से जो है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, कार्यपालिका आदि को या व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत मौलिक अधिकार सब कुछ जो है हमारे देश का संविधान ही प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का भी प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति जो है वह प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देशों के संविधान से ली गई है। ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर, या डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या फिर जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों, यानी कि न्यायालय द्वारा क्या कहते हैं, संसद द्वारा लगाए गए विधियों का और साथ ही साथ अपने द्वारा दिए गए आदेशों का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि हमने बेरुबारी केस के मामले में देखा था कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन आगे चल करके केशवानंद भारती के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वयं के फैसले को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने हाल ही में देखा था कि जो एनजेएसी के लिए अमेंडमेंट लाया गया था, संविधान का कौन सा अमेंडमेंट था, 100वां अमेंडमेंट था ना मेरे ख्याल से, थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के लिए जो अमेंडमेंट लाया गया था, जहाँ तक मुझे याद है 100वां है, मैं भी एक बार रीचेक कर लूँगा, तो फिलहाल आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इस अमेंडमेंट को असंवैधानिक बताते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था या फिर अमान्य घोषित कर दिया था, ठीक है। तो इसी को कहा गया न्यायिक पुनर्विलोकन की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, वह विधानों को और अपने ही दिए गए आदेशों का भी पुनर्विलोकन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट और यह व्यवस्था हमारे देश में कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है ए केवल भारत में, बी केवल यूएसए में, बी भारत और यूएसए में, सी केवल यूनाइटेड किंगडम में। ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियाँ, सी
न्यायपालिका की द्वैधता, डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत और अमेरिका के संविधान या भारत और अमेरिका के परिसंघ की तुलना करनी है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट संविधान का निर्वचन करने का अधिकार रखती है और अमेरिका में भी। ठीक है, बाकी अन्य देखिए, अमेरिका में राज्य की अलग नागरिकता होती है, देश की अलग नागरिकता होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ वहाँ पर जो है राज्यों को दी गई हैं, बाकी जो है राज्य जो है वह केंद्र को शक्तियाँ सौंपे हैं अपनी कुछ। ठीक है, और न्यायपालिका की द्वैधता का सिद्धांत भी नहीं है फिलहाल, न भारत में है न अमेरिका में। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी आयरलैंड। चलिए, तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसको बोला जाता है फेडरलिज्म। ठीक है, या बताइए क्या बोला जाता है? यूनियन बोला जाता है। ठीक है, भारत के संघ को यूनियन बोला जाता है अंग्रेजी में, न कि फेडरेशन बोला जाता है। ठीक है, फेडरेशन अमेरिका के संघ को बोला जाता है। तो भारत की जो यह संघात्मक व्यवस्था है यह कनाडा के संविधान से संबंधित है, जहाँ पर बात करें अगर छोटा सा, तो यहाँ पर केंद्र के द्वारा राज्यों को शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जबकि अन्य जगहों पर जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ राज्य ने अपनी शक्तियाँ, अपनी कुछ कुछ शक्तियाँ सभी राज्यों ने मिला करके एक केंद्र को सौंपते हुए केंद्र का निर्माण किया है। ठीक है, छोटा छोटा शॉर्ट में जानते भी चलिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जर्मनी। फिर से पूछ रहा हूँ, भारतीय संघ को फेडरेशन बोला गया है या यूनियन बोला गया है? भारतीय संघ को यूनियन बोला गया है। जब आप संविधान की या अपनी बैरेक्ट में तो शायद नहीं है ना हम भारत के लोग, तो जब भी इसकी उद्देशिका देखेंगे हमारे संविधान की, तब आप देखेंगे वहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन। ठीक है, इसीलिए कभी कभी अगर यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत एक परिसंघ है, तो आप इंग्लिश वाले पार्ट को ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है या यूनियन, न कि डायरेक्ट ही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें सीधा सीधा और स्पष्ट लिखा होता है कि इंग्लिश वाले पोर्शन को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। तो जहाँ पर फेडरेशन और यूनियन शब्द हो वहाँ पर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जब भी आपको हिंदी में परिसंघ देखने को मिले। ठीक है, यूनियन होगा तो भारत के पक्ष में होगा, फेडरेशन होगा तो भारत के विपक्ष में होगा, या वह प्रश्न गलत होगा। फिलहाल भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है यह कनाडा की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। चलिए, यहाँ पर हमको कनाडा नहीं दिख रहा है, दरअसल कनाडा को ही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका बोला जाता था पहले। ठीक है, पहले यह अमेरिका का जब उपनिवेश हुआ करता था तब इसको बोला जाता था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ठीक, तो यह जो भारत का संविधान में राज्यों के संघ की बात की गई है या जो यूनियन की बात की गई है वह जो है कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए, कई बार आपने देखा इसको। देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट या कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत जो है वह राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी कनाडा। विचार करिए, तब तक मैं आता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी कनाडा। चलिए, तो हमारे संविधान में दी गई समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इस सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग अपने अपने कानून बना सकते हैं। देखिए,
7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी हुई, याद है कि नहीं? कौन कौन सी? राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर संघ नियम कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य नियम कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि इन दोनों के मध्य या इन दोनों के कानूनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में कौन बड़ा है, संघ या राज्य? संघ बड़ा है ना, तो उस दशा में संघ द्वारा बनाया गया कानून जो है वह वैध माना जाता है। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे उद्देशिका की भाषा को लिया गया है, लेकिन उद्देशिका का विचार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो यह गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान या डी यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत, क्या था, भूल गया मैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था भाई, जरा कमेंट करके बता दीजिएगा तो मुझे। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। किसे? डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो यह डायरेक्ट आंसर आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए आयरिश गणतंत्र, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे वह प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र या फिर आयरलैंड के गणतंत्र से। ठीक है, देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने या नामांकन के द्वारा जो नॉमिनेट करता है ना राष्ट्रपति, बताइए किस आर्टिकल के माध्यम से नॉमिनेट करता है? कई बार इसके बारे में हमारी बात हुई मेरे ख्याल से। भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, जो राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है वह आयरिश गणतंत्र के प्रभाव के अधीन ही वह प्रावधान लिया गया था। सूचियां हैं, इनको सुमिलित करना है दिए गए कूट के माध्यम से। एक तरफ भारत के संवैधानिक लक्षण है और दूसरी तरफ वह देश है जहां से इनको लिया गया है। ए है मूल अधिकार, यूनाइटेड किंगडम, बी शासन की संसदीय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आपात उपबंध आयरलैंड, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी और पांचवा है कनाडा। कूट है ए 2-4-5-1, बी 5-1-3-4, सी 2-1-4-3 या डी 1-2-4-3। आसान है। यहाँ देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से।
शासन करने की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है तो शासन करने की संसदीय प्रणाली ली गई है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड से। आपात उपबंध की व्यवस्था जो है यह कहाँ से ली गई है, यह व्यवस्था ली गई है बताइए जर्मनी से। ठीक, और सबसे अंत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह हमने कई बार अभी देखा कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अब देखिए ज़रा कौन सा हमारा सही होगा। 2 1 4 3 कहाँ पर है 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए इन सबको। हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकारों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन या यूके से ली गई है। आपात उपबंध की व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है यह आयरलैंड या आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। फिर सूचियां हैं, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ इनके स्रोत है। दिए गए कूट के माध्यम से इनको सुमिलित करना है। ए है मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व कनाडा का संविधान, सी मंत्रिमंडलीय सरकार आयरिश संविधान, डी केंद्र राज्य संबंध अमेरिकी अधिकार पत्र। कूट है ए 4 3 2 1, बी 4 2 3 1, सी 4 1 3 2 या डी 4 3 1 2। फिर से कह रहा हूँ आसान है। कई चीज़ों के बारे में अभी आपने देखा, जैसे कि मौलिक अधिकार के बारे में देखा, यह अमेरिका के अधिकार पत्र या अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आपने देखा, कहाँ से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरिश संविधान से या आयरिश गणतंत्र से या आयरलैंड से। फिर आपने देखा कि जो केंद्र राज्य संबंध है वह लिया गया है कनाडा के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार या फिर शासन की संसदीय प्रणाली की हमारी बात हुई थी ना, तो उसी के साथ साथ मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रबंध भी लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, तो अब कौन सा ज़रा सही हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले 4, फिर 3, फिर बताइए 1, फिर 2, 4 3 1 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 4 3 1 2। आइए देख लेते हैं एक बार पुनः। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्रों के माध्यम से लिए गए हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध जो है यह कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह भी सूचियों के माध्यम से सुमेलित किए जाने वाला ही प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए। विधि का शासन ऑस्ट्रेलिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड, सी राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना जापान, डी विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कनाडा। ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 3 2 1 4 या डी 2 3 4 1। देखिए, विधि के शासन की संकल्पना हमारे भारतीय संविधान में ली गई है, कहाँ से बताइए, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। विधि के शासन की संकल्पना हमारे संविधान में ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो शब्द जो आर्टिकल 21 में आपने देखा होगा, लोगों को जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसमें बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही लोगों को उनके इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो वहाँ पर प्रयोग उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो संबंध है या जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो पूरा का पूरा जो है क्या बोलेंगे इसको स्टेटमेंट है या जो लाइन है, यह प्रेरित है बताइए कहाँ के संविधान से, यह प्रेरित है जापान के संविधान से। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को सुरक्षित रखना, यानी कि बताइए किसके माध्यम से हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंधों के मध्य की जो सारी बातें हैं वह कहाँ से ली गई हैं, वह ली गई हैं कनाडा के संविधान से। और सबसे अंत में विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यह कहाँ से ली गई है, तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, तो अब देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4 1 2 3 4 1 कहाँ पर है, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए,
विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह भी सूचियाँ हैं, इनको भी सुमेलित करना है। चूँकि विकल्प अगले प्रश्न पर अगले पेज पर है तो यहीं पर हम लोग सुमेलित कर लेंगे, ठीक है, बिना कूट के। फिलहाल देखिए और विचार करिए। ए, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया, मूल अधिकार कनाडा, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आयरलैंड, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित हैं यूनाइटेड किंगडम, और पांचवा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, ये उभयनिष्ठ सूची से कंफ्यूज मत करिएगा, यह समवर्ती सूची की ही बात की जा रही है, ठीक है। चलिए तो आइए सुमेलित करते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व या डीपीएसपी का प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से या आयरिश गणतंत्र से। मूल अधिकार की बात की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान या संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्रों के माध्यम से। फिर संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और सबसे अंत में जो कौन सा है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह बात प्रेरित की गई है या यह बात ली गई है कनाडा के संविधान से, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा यह बाद में देखेंगे, फिलहाल इसे याद कर लीजिए। विकल्प चूँकि यहाँ पर हमने नहीं देखा है तो उसे रहने देते हैं कि कौन सा सही होगा। यहाँ पर एक बार फिर से सभी को रिपीट कर देते हैं। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित है, यह बात कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो डायरेक्ट कर ले हम ना, अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार नहीं ठीक है, सॉरी। भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था, दरअसल यह मूल संविधान में था भी नहीं। इसको बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से, इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में व्यापक स्तर पर और बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। लगभग हमारे संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया गया था इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। प्रत्येक अनुच्छेद तो नहीं कह सकते आप, लेकिन प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में कुछ न कुछ परिवर्तन इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया था, ठीक है। और इसी संशोधन के माध्यम से एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 का, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूलतः 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। लेकिन आगे चल कर के बाद में एक अन्य संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, और इसके बाद एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके बाद यह मूल कर्तव्यों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 11। इतना ज़्यादा इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई थी, ठीक है। वरना जब यह चैप्टर आता तब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। थोड़ा बताना पड़ता है ना कि हाँ भाई आ रहा है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वह लिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। कथन ए है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आ रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। जरा देखिए तो क्या ही पूछ लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए फिलहाल जो इसका सही आंसर होगा वो आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरे ख्याल से इसके बाद लेक्चर रोक देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ प्रश्न है इसमें 2-3, उसे कंप्लीट करके लेक्चर रोक देते हैं। देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है क्योंकि इसमें राज्यों के बारे में भी प्रावधान किया गया है। राज्यों का भी संविधान है। विभिन्न डिपार्टमेंट के बारे में भी बात की गई। विभिन्न संवैधानिक
संगठनों के बारे में भी बात की गई है, संघ के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। केंद्रीय संघों, केंद्रीय राज्यों के बारे में भी बात की गई है या संघीय राज्यों के बारे में भी बात की गई है। मतलब विभिन्न प्रकार के पद, उनके अधिकार, यह सब बातें हमारे संविधान में कर दी गई हैं। इस कारण भारत का संविधान लंबा हो गया, न कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका से ले लेने पर हमारा संविधान लंबा हो गया, ठीक है। हालांकि कथन दोनों ही सही हैं, कारण और कथन दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन वह एक दूसरे का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी डायरेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों की अवधारणा हमारे भारतीय संविधान में ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई, तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन या डी अमेरिका। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लिखित संविधान का प्रारंभ जो है वह अमेरिका से हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन का अभी तक कोई भी लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम और पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वहीं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।